जाहिर सी बात है आपने कभी ह्यूमन मीट या फिर इंसानों का मांस कभी नहीं खाए होंगे। वैसे एक बात बताओ, मैंने भी नहीं खाए, लेकिन यकीन करो ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होते, खासकर जब ये कच्चे होते हैं। एक्चुअली तुम्हें इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। मैं मानता हूँ मेरे माइक में उतना डेप्थ नहीं है, पर दिल बहलाने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। क्या हो अगर जिंदा रहने के लिए ह्यूमन मीट एक आखिरी उम्मीद हो? क्या आप जिंदा रहना चाहोगे? अक्टूबर 13, 1972 साउथ अमेरिका उरुग्वे एक चार्टेड एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। अपने मंजिल चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पहुंचने से पहले ही क्रैश कर जाता है। एंडीज माउंटेन रेंज के किसी अनजान इलाकों पर 33 सर्वाइवर्स, लिमिटेड फूड सप्लाई, नो कम्युनिकेशन, 0 डिग्री टेम्परेचर, एब्सोल्युटली लॉस्ट। ओल्ड क्रिश्चियन क्लब नाम का एक रग्बी टीम था जो कि उरुग्वे में काफी ज्यादा फेमस था। 12 अक्टूबर 1972 हर साल की तरह वह उरुग्वे से चिली देश के सैंटियागो में जा रहे थे फ्रेंडली मैच खेलने। 19 प्लेयर्स, 21 उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड 5 क्रूज सब मिलके एक साथ सैंटियागो जा रहे थे। अचानक से मौसम बिगड़ने के कारण वह अर्जेंटीना के मेंडोजा में लैंड करने की परमिशन पाते हैं। उसके बाद 13 अक्टूबर 1972 वापस से उड़ान भरते हैं। 3:21 PM को पायलट चिली देश के सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट होता है। मिस कम्युनिकेशन और मिस कैलकुलेशन की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल लैंडिंग की परमिशन दे देता है, पर उन्हें क्या पता था जहां पर वो लैंडिंग करना चाह रहे थे वो कोई एयरपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। वैसे तो बादलों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आखिर में जब प्लेन बादलों से बाहर आता है रियलाइज होता है कि ये तो पहाड़ों से टकराने वाला है। प्लेन का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बजने लगी थी। वो प्लेन को बचाने के लिए प्लेन को ऊपर उड़ाने की कोशिश करता है। पीछे का हिस्सा टूट चुका था। कुछ पैसेंजर भी नीचे गिर जाते हैं। क्रैश होने से बचाना अब मुश्किल लग रहा है। प्लेन का विंग टूट जाता है। प्लेन का फ्रंट पोर्शन अब 350 किलोमीटर की रफ्तार से अब स्लाइड करते करते एक पहाड़ से जाके टकराता है। पायलट मर चुका था। एक अधमरा को पायलट, पैसेंजर और क्रू को मिला के 33 पैसेंजर्स एंडीज की किसी अनजान जगह पे 3570 मीटर के हाइट पे 0 डिग्री टेम्परेचर, एब्सोल्युटली लॉस्ट। इनकी सर्वाइवल जर्नी अब स्टार्ट होती है। ठंड बहुत ज्यादा था इसलिए पैसेंजर बाहर नहीं निकल पाते। एक्सीडेंट की वजह से पैसेंजर सीट में लगी हुई रॉड किसी के पेट में तो किसी के चेस्ट में, किसी के हाथ नहीं थे तो किसी के पैर पूरी तरीके से अलग हो चुके थे। खैर उनमें से 2 मेडिकल स्टूडेंट होते हैं और अच्छी बात तो यह है वो लोग ज्यादा घायल नहीं हुए थे, रोबर्टो कैनेसा और गुस्तावो ज़ार्विनो। पहले सब लोग सीट और लगेज से एंट्रेंस को कवर करने की कोशिश करता है क्योंकि ग्लेशियर बहुत ठंडा था और कोई अपने साथ गर्म कपड़े नहीं लाया था, और किसको पता था पायलट इतना बेवकूफ होगा। वो दोनों जितना हो सका ट्रीटमेंट करते गए, लेकिन कटे हुए ऑर्गन्स को वापस से जोड़ने की सोच भी एक बेवकूफी होगी, और बेचारों को पता था कि तरफ के मरना ही उनका किस्मत है। ये तो कंफर्म था कि रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर शुरू होगी, लेकिन इस काम को और भी आसान करने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति कॉकपिट में चला आता है। पायलट मर चुका था लेकिन उसे चाहिए था रेडियो एक्सेस, लेकिन जब वो को पायलट का हालत देखता है वो सच में कोई नाइटमेयर से कम नहीं था। कॉकपिट का इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे उसके शरीर के अंदर बाहर घुस गया था कि उसे निकालना एक बेवकूफी भरी कदम होती। बहुत ही एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में उसको छोड़ के वो नीचे चला आता है। को पायलट कंटिन्यूअसली चीखता रहता है। चीखने की वजह से अगर उसका मसल मूव होता तो दर्द होता है, अगर दर्द से मसल हार्ड हो जाता तो दर्द होता है, इतना कि उसकी कोई हद नहीं। वो आदमी वापस आ जाता है। अपने रुमाल में पर्स लेके वो उसको पानी पिलाने लगता है।
को पायलट उसकी हरकतों को देख के समझ जाता है इस बेवकूफ के पास कोई प्लान नहीं है। सो को पायलट बोलता है, ये दर्द हद से ज्यादा है। ऐसा करो, वो जो बैग रखी होगी उसमें एक गन होगा, उससे मुझे और मेरी इस दर्द को हमेशा के लिए मिटा दो। पर वो बेरहम उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और नीचे आके सबको बोलता है रेडियो पे उसकी बात हो चुकी है, कल तक तो उन्हें बचाने के लिए आ जाना चाहिए, जो कि गलत होता है क्योंकि रेडियो तो डेड पड़ा हुआ था। लेकिन उसने वो बोला क्योंकि उसे रेस्क्यू टीम से काफी ज्यादा उम्मीदें थी और वो सबके सामने थोड़ा सा कूल भी बनना चाहता था। बेवकूफ कहेगा। उस रात 5 सरवाइव नहीं कर पाते। सुबह हो गया था। क्या आज रेस्क्यू टीम आएगा? लाशों को बाहर निकाला जाता है। बचे सिर्फ 28। उस दिन सुबह एक प्लेन उनके ऊपर से चला गया, पर रेस्क्यू प्लेन का नजर उन पे नहीं गई। वैसे भी सफेद बर्फ पे एक सफेद प्लेन को ढूंढना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया लिपस्टिक से प्लेन के ऊपर SOS लिखने का। लेकिन लिपस्टिक इतनी नहीं होती कि वो ये लिख पाए। मुझे तो यकीन नहीं होता लड़कियों के पास लिपस्टिक नहीं है। जब ये पैतरा काम नहीं आता तब सूटकेस से ये लोग X मार्क बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आई। उस दिन 2-3 प्लेन उनके ऊपर से चला गया, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पाया। सर्वाइवल का ऑफिशियल डे 3 यही वो दिन था जब सबको पता चल गया था कि वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं और कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला। सबसे ज़रूरी चीज़ खाना। ऐसे सर्वाइवल सिचुएशन में खाना हमेशा बचाकर खाना चाहिए। काश इनको ये बात थोड़ी सी पहले पता चलती, क्योंकि बचा कुचा खाने के नाम पे उनके पास जो बचा था 3 बॉटल्स ऑफ वाइन, विस्की, ब्रांडी। सॉलिड में इनके पास था 8 चॉकलेट बार्स, नगेट्स, डेट्स और डाइट प्लम्स, जो कि वैसे भी फ्लोर में बिखरे पड़े थे। इनके पास कुछ स्नैक्स के अलावा और कुछ नहीं था और कोई पानी का बंदोबस्त भी नहीं था। खाने का सिस्टम कुछ ऐसा था, दिन में सिर्फ एक बार ही खाना, वो भी लंच। हर दिन चॉकलेट का बस 1 बाइट और डिओड्रेंट के ढक्कन में 1 ढक्कन वाइन, बस इतना ही। एक्चुअली कुछ दिन में एक बुद्धिमान व्यक्ति, हाँ इस बार ये सच में बुद्धिमान है, उसने ऐसा तरीका निकाला कि मेटल शीट से धूप को कॉन्सेंट्रेट करके पानी निकाला जाए, जो कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था, लेकिन जिंदा रहने के लिए इतना जरूरी था। 1 हफ्ते के अंदर फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने, जो कि एक इलेक्ट्रिक जीनियस था, उसने बिखरे हुए चीजों से एक रेडियो बना दिया, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके रेस्क्यू ऑपरेशन तो बंद हो गई। और ये चीज सुनने के बाद सब लोग पूरी तरीके से टूट चुके थे। सर्वाइवल का 11वां दिन। खाना पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, अगर हमने कुछ नहीं खाया तो 2 दिन के अंदर हम जरूर मर जाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भरे पड़े थे उस प्लेन में, सिवाय उन पायलट के। उसने बोला, अगर खाने के इंतजाम नहीं हुआ तो हम 2 दिनों में मर सकते हैं। ऐसा क्या बोलते उसने, ये तो सबको पता है। सब उस पर गुस्सा हो गए। फिर उसने बोला, उनके पास एक तरकीब है। उनके हिसाब से चारों तरफ जब इतना खाना है तो खाने की कमी कैसे हो सकती है। जो लोग एग्री किए वो जिंदा बचे और बाकी खाना बन गए। ये डिसीजन बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि ना तो सिर्फ ये कैनिबलिज्म था, उन लोगों को खाना पड़ रहा था अपने ही फैमिली, भाई बहन या फ्रेंड्स को। ये बहुत ही दर्दनाक था सबके लिए। फिर एक एवलांच आता है और 3 दिन तक वो लोग उसके अंदर फंसे रहता है। इस दौरान वापस से कुछ लोग मर जाता है और 3 दिन के बाद वो लोग बाहर निकलने के बाद डिसाइड करते हैं, बिकॉज रेडियो से वो लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं, भेज नहीं सकते, इसलिए मदद ढूंढने के लिए किसी को तो जाना चाहिए। 3 आदमी को चुना जाता है। उन लोगों को कुछ ज़्यादा खाना देके ईस्ट की तरफ भेजा जाता है। वहाँ जाने के बाद उन्हें अपने ही प्लेन का टेल मिल जाता है, जहाँ पर उन्हें मिलता है कुछ खाना और 2-वे रेडियो, जिससे से वो लोग अपने लिए हेल्प मांग सकते थे। लेकिन उसमें बैटरी नहीं लगी थी और सिस्टम इतना भारी था कि वो लोग प्लेन तक वो चीज़ ले नहीं जा सकते थे। इसलिए वो लोग ने डिसाइड किया कि प्लेन से बैटरी को यहाँ तक लाया जाए। लेकिन प्लेन में एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जो कि इलेक्ट्रिकल जीनियस था। उसने कहा ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिस्टम 115 वोल्ट AC करंट को सपोर्ट करता था, लेकिन उनके पास जो बैटरी थी वो 24 वोल्ट DC पे चलता था। अब बात यह है कि वो लोग ईस्ट की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब ईस्ट की तरफ प्लेन का टेल मिल जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्लेन उस तरफ से ही आया था। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज के बाद एक एवलांच आता है, जिसमें कुछ लोग अपने जान गंवा बैठते हैं और बचते हैं बस 16। अगले ही दिन 12 दिसंबर
वापस से 3 लोग सिलेक्ट किया जाता है और वो लोग वेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वेस्ट की तरफ जाने का मतलब था पहले उनको पहाड़ चढ़ना है, लेकिन पहाड़ चढ़ते चढ़ते वो लोग रात में कहाँ सोएंगे इसका कोई शेल्टर नहीं था। लेकिन उनमें से एक को कपड़े सिलना आता था। वो बुद्धिमान व्यक्ति सब कपड़े एक साथ सिल के एक स्लीपिंग बैग तैयार कर दिया था। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके वो लोग वेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें लगा बहुत ही जल्दी वो लोग मदद बुला सकते हैं, इसलिए वो लोग अपने साथ ज़्यादा खाना भी पैक करके नहीं लेके जाते। वो लोग दिन में पहाड़ चढ़ते और रात में एक ही स्लीपिंग बैग में 3 लोग एक साथ सोते। और आखिर में पहाड़ चढ़ने के बाद उन्हें दिखता है कि आसपास ये पहाड़ कभी ख़त्म ही नहीं होते, बिकॉज उनके पास ज़्यादा खाना भी नहीं था, इसलिए एक आदमी को वापस भेजा आता है। उन्हें पहाड़ चढ़ने में तो 3-4 दिन लग गए थे, लेकिन पहाड़ से उतरने में बस 1 घंटा लगा था। वो स्लाइड करते करते पहाड़ के नीचे आ जाते हैं और बाकी बचे तो पहाड़ के ऊपर ही रह जाते हैं। वो लोग अपने आसपास देखता है और बहुत ही दूर एक पहाड़ की चोटी में बर्फ नहीं जमी हुई थी। वो लोग अपना हिम्मत नहीं हारते